हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपको 12th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 17 करवा रहा हूं। सो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। सबसे पहले सेम जो हमारा प्रैक्टिस रहता है, हम एडजस्टमेंट्स रीड करेंगे और उन एडजस्टमेंट्स के इफ़ेक्ट्स देंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिए। आप मेरे जितने भी लेक्चर्स देखोगे चैप्टर वाइज, वो सीक्वेंस में देखोगे, बीच बीच में से मत देखना। अगर बीच में से देखोगे तो समझ में नहीं आएंगे आपको। सो एडजस्टमेंट नंबर 1, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 80,000, इट्स मार्केट वैल्यू इज 10% मोर। तो आइए अब इसका वर्किंग नोट कर लेते हैं एक। सो वर्किंग नोट्स के लिए मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट्स। एंड फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। नाउ क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक इनका दिया हुआ है 80,000 रुपीज़, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। अब इसका जो बुक वैल्यू है वो है 80,000 और जो इसका मार्केट वैल्यू है वो है 10% मोर। सो 80,000 का 10% ऐड कर लो तो हो जाएंगे 88,000। ठीक है। अब रूल्स क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर लोअर वैल्यू कितना है, 80,000। ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होते हैं, आप 11th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो। एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। सम पहले समझ लो, मैं आपको नोट डाउन करने के लिए, स्क्रीनशॉट निकालने के लिए प्रॉपर टाइम दूंगा। अभी आप पहले सम समझ लो, फिर लास्ट में आप स्क्रीनशॉट्स भी लेना, नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है। वर्किंग नोट्स भी मैं आपको दूंगा। सो यहाँ पर हमने क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कर दिए। सेकेंड एडजस्टमेंट इज प्रोवाइड। आप अपनी बुक में देखोगे पेज नंबर 86 पर, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन मशीन एंड बिल्डिंग। मशीन एंड बिल्डिंग पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सो पहले मशीन्स देखते हैं कितनी दी हुई है ट्रायल बैलेंस में। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मशीन्स ऑफिस की मशीन्स दिए हुए हैं 1,50,000। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1,50,000। उसके बाद परचेज ऑफ ऑफिस मशीन परचेज भी किया है। अब जब भी हमारे पास पहले से ऑलरेडी कोई एसेट्स हैं और हम वो एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो उस एसेट्स में प्लस कर देंगे परचेज को। बिजनेस में बहुत बार ऐसा होता है, सपोज करो मेरी एक फैक्ट्री है और वहाँ पर मेरे पास मशीन्स लगे हुए हैं और मैंने ऑलरेडी इस साल दूसरी मशीन्स परचेज़ की हैं। तो पहले मशीन थी 1,50,000 की, प्लस अभी परचेज़ की 40,000 की, टोटल इज़ 1,90,000। इस 1,90,000 का 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, विच विल बी 19,000। आउटर कॉलम हो जाएगा 1,71,000। ये हुआ डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट मशीन का। सेम हम बिल्डिंग के लिए करेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, तो बिल्डिंग दिया हुआ है 250। सो बिल्डिंग है 250, इसका 10% डेप्रिसिएशन लेंगे 25,000 एंड आउटर कॉलम 2,25,000। अब डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट क्या होता है, एक बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस, दूसरा 19,000 एंड 25,000 का इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 25,000 एंड 19,000 डेप्रिसिएशन। अब यहाँ बुक में देखिए कितनी सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे बिल्डिंग और यहाँ वैल्यू कोई और ले लेंगे। तो ऐसी मिस्टेक आपसे ना हो या एग्ज़ाम में भी ना हो, तो मैंने आपको सिखाया है, मैं ये प्रैक्टिस रखता हूँ, हो सके तो आप भी रखिए। देखिए क्या करना है आपको ऐसी कंडीशन में, आपको हर 3 लाइन के बाद
एक लाइन ड्रॉ करनी है, चाहे वो आप पेन से कर लो या पेंसिल से कर लो। तो होगा क्या कि यहाँ पर आपने परचेज एंड सेल लिखा तो देखिए सामने 80,000 है, कैरेज है तो 850 है। सो आपसे ऐसी मिस्टेक नहीं होगी कि आपने यहाँ पर पर्टिकुलर कोई और ले लिया और उसका अमाउंट आपने सामने रॉन्ग लिख लिया। फाइनल अकाउंट में ऐसी मिस्टेक बहुत भारी पड़ सकती है एग्ज़ाम में। ये सम पूरा करने में ऑफिशियल जो टाइम होना चाहिए वो 25 से 30 मिनट्स में आपको पूरा करना है। अब ऐसे में 25 से 30 मिनट में पूरा करना ही डिफ़िकल्ट होता है, स्टूडेंट को 45 मिनट्स लग जाते हैं। और उसके बाद अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आप सोचिए आपको एग्ज़ाम में 3 आवर्स मिलते हैं और 3 आवर्स में से अगर 1 आवर आपने एक सम में बिता दिया तो बाकी का एग्ज़ाम आपका क्या होगा, आपका रिज़ल्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे में आपसे एक भी मिस्टेक ना हो ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फ्यू सेकंड्स लगेंगे लेकिन अब आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने होगी। क्लियर? चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3। डेटर्स ऑफ 10,000 बिकेम insolvent. 50% amount will be received as per instruction of his receiver. Provide 5% bad debt reserve. डेटर्स में से पहले हम देखें डेटर्स हैं कितने हमारे। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिए कि हमारे डेटर्स या कस्टमर्स कितने दिए हुए हैं। ये रहे 25,000। अब इस 25,000 में से बैड डेब्ट्स हो रही है कितनी, वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब एग्ज़ाम में क्या हुआ है, यहाँ पर आपको बैड डेब्ट्स का पॉइंट पहले दिया है एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स का पॉइंट लास्ट में दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 5। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, एडजस्टमेंट सारे रीड करने हैं। यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 5 का इफ़ेक्ट पहले होगा, थर्ड हम बाद में करेंगे। जब भी डेटर्स का बैड डेब्ट्स या बैड डेब्ट रिजर्व कैलकुलेट करते हैं उससे पहले हमें अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न इन सब के इफ़ेक्ट्स करने होते हैं। तो पहले हम एडजस्टमेंट नंबर 5 करेंगे। चलिए एडजस्टमेंट 5 देखें। गुड्स ऑफ 2000 इज मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। 2000 के गुड्स सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना रह गए हैं। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न के दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल्स रिटर्न में प्लस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल्स रिटर्न में प्लस करेंगे। दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स में से माइनस करेंगे। बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स में से माइनस करेंगे। डेटर्स में से माइनस करना मीन्स डेटर्स को रिड्यूस करना हुआ, क्योंकि हमने सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किया है। सपोज़ करो हमें कोई कस्टमर गुड्स वापस देकर गया। अब गुड्स वापस देकर गया तो हमें उससे उतने पैसे कम लेने पड़ेंगे। तो पहले हमें डेटर्स से लेने थे 25,000 रुपीज़। अब वो 2,000 के गुड्स वापस देकर गया। सो 25,000 में से 2,000 का अगर उसने सेल्स रिटर्न किया है हमें, तो हम बाकी के उससे 23,000 ही चार्ज करेंगे। सो क्लियर हुआ यहाँ पर कि ये 23,000 कैसे आया। 25,000 लेने थे, 2,000 के उसने रिटर्न कर दिया हमें गुड्स, बाकी 23,000। अब आते हैं बैड डेब्ट्स पर। सो बैड डेब्ट्स कैसे कैलकुलेट करना है उसका मैं वर्किंग नोट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ पर डेटर्स हैं 23,000। ये पॉइंट ध्यान से समझना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करके आते हैं। अब इन डेटर्स में हमारे पास 2 टाइप के डेटर्स हैं। एक ऐसे डेटर्स कि जिनसे हमें 10,000 लेना है। अब अगर टोटल 23,000 के डेटर्स हैं जिसमें से 10,000 एक से लेना है, तो बाकी से कितना लेना होगा? 13,000। क्लियर हुआ? हमें 23,000 लेने हैं जिसमें से 10,000 एक से लेने हैं, तो 13,000 बाकी से लेने होंगे। इस 10,000 में से 50% बैड डेब्ट्स हो गया, तो बैड डेब्ट कितना हुआ? 5,000। ये है हमारा बैड डेब्ट्स।
और इस 13,000 में से 5% मुझे BDR कैलकुलेट करना है, 5% BDR। सो 13,000 का 5% करेंगे, सो 13,000 इंटू 5%, 650 आंसर आ रहा है, तो हमारा BDR हो जाएगा 650। क्लियर? सो बेड डेप्थ कितना हुआ? 5,000। सिंपल सा पॉइंट है कि आपको किसी से 10,000 लेने हैं, अब वो आपको 10,000 नहीं दे रहा है, समझो वो आपके पैसे खा गया, लेकिन फाइनली ऐसा हुआ कि वो आपको आधे पैसे दे रहा है, 5,000 दे रहा है, तो आपका लॉस कितना हो गया? आपने उसे 10,000 के गुड्स दिए थे, 5,000 वो दे रहा है, 5,000 नहीं दे रहा है, तो हमारा लॉस हो गया 5,000। सो आइए बेड डेप्थ के दो इफेक्ट समझते हैं। पहले एक तो 5,000 लॉस हो गया, डेटर्स में से माइनस बेड डेप्थ एडजस्टमेंट। दूसरा लॉस रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड मैंने आपको बताया है कि हम टैट फॉर्मेट बनाएंगे कि बेड डेप्थ ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट प्लस BDR एडजस्टमेंट माइनस BDR ट्रायल बैलेंस, ऐसा आपको एक टैट फॉर्मेट बना देना है, TAAT बोलते हैं इसे। सो 5,000 रुपीज़ का बेड डेप्थ हो गया, बेड डेप्थ एडजस्टमेंट। एंड बेड डेप्थ ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ 0 ले लेंगे। अब बेड डेप्थ रिजर्व एडजस्टमेंट। सो बेड डेप्थ रिजर्व एडजस्टमेंट दिया हुआ है 650, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अब डेटर्स में से 5,000 माइनस करने के बाद बचा 18,000, और उस 18,000 में से 650 माइनस करेंगे तो बचा 17,350। सो दिस इज कॉल्ड बेड डेप्थ रिजर्व। बेड डेप्थ रिजर्व माइनस करने के बाद जो डेटर्स बचे वो हमने यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख दिए। सो क्लियर हुआ? पहले बेड डेप्थ माइनस करेंगे, फिर बेड डेप्थ रिजर्व माइनस करेंगे। अब देखिए, हमने पहले एडजस्टमेंट नंबर 5 किया, फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 किया, अब हम आ रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पर। 10% इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ने हमें ओवरड्राफ्ट दिया है। अब पहले देखें कि बैंक ओवरड्राफ्ट है कितना। तो यहाँ पर देखिए, आपको नीचे से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th लाइन पर दिया हुआ है, बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। वंस अगेन ट्रिकी पॉइंट। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि बैंक अकाउंट पहले लिखा हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू बाद में लिखी हुई है, और कैश अकाउंट बाद में लिखा हुआ है, वैल्यू पहले लिखी हुई है। हमेशा आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पॉइंट्स देंगे वो लोग। यहाँ पर आपको समझना है कि कैश कितना है और बैंक को कितना है। कैश अकाउंट जो होता है उसका हमेशा बैलेंस डेबिट होता है। कहीं पर भी गोल्डन वर्ड्स में लिख लो, कैश अकाउंट का कभी भी बैलेंस क्रेडिट होगा ही नहीं। अगर आज मेरे पास पॉकेट में 1,000 रुपीज़ पड़े हैं तो मैं 1,000 रुपीज़ खर्च कर सकता हूँ या 1,000 से कम खर्च कर सकता हूँ, 800, 700, 500। क्या कभी ऐसा होगा कि मेरे पॉकेट में 1,000 रुपीज़ पड़े हैं और मैं 2,000 खर्च करके आया? पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ से आएंगे? सो कैश बैलेंस का कभी भी जो बैलेंस निकलता है वो क्रेडिट होता ही नहीं है। कैश बैलेंस का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस है, बैंक अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है। बैंक में क्रेडिट हो सकता है, सो बैंक क्रेडिट बैलेंस मीन्स ओवरड्राफ्ट। तो ये रहा बैंक ओवरड्राफ्ट। अब हम ये ओवरड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस में से ले रहे हैं, तो इस ट्रायल बैलेंस का हम करेंगे सिंगल इफेक्ट। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पर। 10% आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का एक इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, 10% मीन्स 3,000 का 10% हो जाएगा 300 बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 300। ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, हम इसे एक्सपेंडिचर कंसीडर करेंगे। सो ये हो गए यहाँ तक एडजस्टमेंट्स पूरे। अब हम ट्रायल बैलेंस को कंटिन्यू करेंगे और ट्रायल बैलेंस के इफ़ेक्ट्स देखते जाएंगे। सो आइए
ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले कैपिटल एंड ड्राइंग्स दिया हुआ है। सो देखें यहाँ पर देखिए करंट अकाउंट बनाया हुआ है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल होगा तो करंट अकाउंट हमेशा बनेंगे। तो पहले फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल लिख देता हूँ मैं 280, 220, 5 lakhs। अब हम रिकॉर्ड करेंगे ड्राइंग्स। सो करंट अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे। मन के ड्राइंग्स हैं 8000, सो ड्राइंग्स हम लिखें 3000, और मोहन के ड्राइंग्स हैं 4500। सो ये हो गया रिकॉर्ड हमारा कैपिटल एंड ड्राइंग्स। नेक्स्ट इज परचेज 80,000 एंड सेल्स 1,20,000। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। सो परचेज एंड सेल्स रिकॉर्ड हो गए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 7,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड, अब ये पॉइंट समझ लो आप, 11th में भी था आपका। कैरेज आउटवर्ड हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं, एंड अगर कैरेज इनवर्ड हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। कैरेज इनवर्ड जो होता है वो परचेज एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, एंड कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो सेल्स एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है, इसलिए उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। मशीन्स हो गए, परचेज ऑफ मशीन्स भी हो गया, बिल्डिंग्स हो गया। ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। कस्टमर्स 25,000 एंड सप्लायर्स 35,000। कस्टमर्स दैट मीन्स डेटर्स वो ऑलरेडी हो चुके हैं, सप्लायर्स दैट मीन्स क्रेडिटर्स 35,000। गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। जो डेबिट में दिए हुए हैं 16,000 वो सेल्स रिटर्न है, एंड जो क्रेडिट में दिए हुए हैं 14,000 वो परचेज रिटर्न है। सो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम होगा 66,000, और सेल्स में 16 + 2 18 माइनस करेंगे सेल्स में से सेल्स रिटर्न तो बचेंगे 1,02,000। नाउ नेक्स्ट इज वेट चार्जेस, ये भी आप लिख लो। वेट चार्जेस हमेशा ट्रेडिंग में डेबिट होते हैं। वेट चार्जेस कस्टम ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड, रेलवे फ्रेट, वेजेस, ये सारी ट्रेडिंग के एक्सपेंडिचर्स हैं। अगर इसका पूरा फॉर्मेट आपको नहीं पता तो इसी बुक में आपको आगे इसका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉर्मेट एक बार रेफ़र कर लीजिएगा। जहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ होगा। नेक्स्ट इज लोन ऑफ मन 10,000। नाउ मन का लोन दिया हुआ है 10,000। वंस अगेन हिडन एडजस्टमेंट, ये आपको खुद पहचानना है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है आपको। ये एक हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट क्यों है? क्योंकि मन एक पार्टनर है और पार्टनर ने लोन दिया है 10,000 का। अब अगर पार्टनर 10,000 का लोन दिया है पार्टनर ने, तो उसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर का होगा। कितना होगा देखेंगे हम आगे। अब हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ दिया हुआ है क्या ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन 400 दिया हुआ है, ठीक है, और अमाउंट है 10,000। अब इस हिडन एडजस्टमेंट को समझते हैं, कैसे करना है हमें ये हिडन एडजस्टमेंट, ध्यान से समझिएगा। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ मन। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ मन, लोन है 10,000, उसका हम 6% कैलकुलेट करें तो 600 होना चाहिए। इसका मतलब है कि मन ने 10,000 रुपीज़ बिजनेस में दिए हैं और मन को 6% दैट मीन्स 600 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जिसमें से इंटरेस्ट ऑलरेडी जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो उसे मिल चुका है 400। अब अगर 400 हमने उसे दे दिया है
तो बाकी का जो 200 बचा दैट इज आवर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। सो इस 200 के दो इफेक्ट होंगे और ये जो 400 है उसका सिंगल इफेक्ट होगा P&L में डेबिट साइड। सो आइए पहले P&L में डेबिट साइड देखते हैं। सो P&L में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन लोन 400 प्लस आउटस्टैंडिंग 200, टोटल आउटर कॉलम 600, और ये जो 200 आउटस्टैंडिंग है इसका दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ मन 200। सो दो इफेक्ट हमने क्या किए, एक हमने किया P&L में डेबिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। क्लियर? चलो आगे करते हैं। कस्टम ड्यूटी परचेज एक्सपेंडिचर है, ट्रेडिंग में डेबिट होगा 1300। गुड्स ओपनिंग स्टॉक 42,000, ट्रेडिंग में डेबिट। ट्रेडिंग एक्सपेंस 1300, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। इस पॉइंट पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेडिंग एक्सपेंस, और ये ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी नहीं आएगा, ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो एग्जाम में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में देखेंगे ट्रेडिंग एक्सपेंस, सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आता है ये। नेक्स्ट इज वेजेस, ट्रेडिंग में डेबिट करेंगे 750। वेजेस के साथ आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है। अब जो वेजेस हैं वो डेबिट हैं क्योंकि एक्सपेंडिचर है, और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो हैं वो क्रेडिट हैं क्योंकि वो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी आएगी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2600। कमीशन पेड इन एडवांस, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर हमने एडवांस में पे किया है तो वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे हम इसे, कमीशन पेड इन एडवांस। बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट, कैश 20,700 बैलेंस शीट में एसेट्स। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। नाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 30,000। फिर से जब भी क्वेश्चन में कोई परसेंटेज दिया हो, कोई डेट दी हुई हो, तो हिडन एडजस्टमेंट होगा, उसका आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेकर आए हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मीन्स हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, हमने अपनी गवर्नमेंट को, भारत सरकार को पैसे उधार दिए हैं। कितने दिए हैं? तो ये अमाउंट दिया हुआ है 80,000। गवर्नमेंट हमें इसका इंटरेस्ट देगी, कितना इंटरेस्ट होगा? तो वो इंटरेस्ट होगा 8%। अब अगर गवर्नमेंट हमें 8% इंटरेस्ट दे रही है तो हमारी इनकम में होना चाहिए वो पॉइंट, लेकिन यहाँ पर इनकम साइड अभी तक हमें कुछ भी इनकम नहीं दिखाई दी है। तो हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सो ये वर्किंग नोट नंबर 4 आप यहाँ पर लिख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कितना होगा? तो 30,000 रुपीज़ का 8%। डेट नहीं दी हुई है इसलिए पूरे साल का कंसीडर करेंगे, अगर डेट दी हुई होती तो अकॉर्डिंग टू मंथ्स कंसीडर करेंगे। सो 30,000 का 8% 2400 होता है। ये 2400 हमें गवर्नमेंट से मिलने चाहिए, ये हमारी इनकम है, मिले नहीं है। तो इनकम रिसीवेबल, दो इफेक्ट क्या होंगे? एक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। दूसरा, बैलेंस शीट में एसेट साइड 2400। ठीक है, सो ये था हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है मन एंड मोहन के करंट अकाउंट। सो मन का अकाउंट है डेबिट में 8,000, सो करंट अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे, एंड मोहन का क्रेडिट साइड 12,000।
मोहन का क्रेडिट साइड 12,000 लिखेंगे। अब हमारा ये यहाँ सम पूरा हुआ, बुक का काम पूरा हो गया। अब हमें सम को क्लोज करना है। सो आइए सम को क्लोज करने के लिए सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल करता हूँ 1,82,000। सेम यहाँ लिखा मैंने 1,82,000 और जो बैलेंसिंग फिगर आया है 71,500, ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करने के बाद हम दोनों साइड टोटल करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर एक बिज़नेस में प्रॉफिट हो, कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जहां लॉस होता है। अब यहां पर मैंने डेबिट साइड टोटल किया तो वो आ गया 74,700। ये बिज़नेस इनको लॉस दे रहा है, इन्होंने पूरे साल में 800 रुपीज़ का लॉस किया है इस बिज़नेस में से, ये इनका नेट लॉस होगा। ऐसे बहुत कम सम हैं हमारे बुक में जहां पर नेट लॉस दिया हुआ है, तो ये हुआ इनका लॉस। इस लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे 800 नेट लॉस। अगर बुक में आपको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो हम इक्वली शेयर कर देते हैं। सो 800 इन दोनों पार्टनर्स को इक्वली शेयर कर देंगे 400 और ये इनका लॉस इनके करंट अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफ़र होगा, जिसे हम कहते हैं डिविजिबल लॉस, जिसे हम कहते हैं डिविजिबल लॉस। अब मैं इनका करंट अकाउंट क्लोज करूँगा। तो करंट अकाउंट में देखिए मन के डेबिट साइड का टोटल है 11,400, क्रेडिट साइड एक भी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो मन का जो अकाउंट हो गया वो हो गया यहाँ पर 11,400 डेबिट बैलेंस। अब हम इसे डेबिट बैलेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि बैलेंस बीडी देखना होता है हमें, इसका बैलेंस बीडी कौन सी साइड है। अगर बैलेंस बीडी डेबिट साइड है तो हम इसे डेबिट बैलेंस कंसीडर करते हैं। सो 11,400 डेबिट बैलेंस हुआ, इसे हम बैलेंस शीट की एसेट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। डेबिट बैलेंस है तो मोहन का क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है और डिफरेंस 7100 आ रहा है। ये जो क्लोजिंग डिफरेंस है इसे हम क्रेडिट बैलेंस कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका ओपनिंग हमें क्रेडिट साइड मिल रहा है। ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो मोहन का लाइबिलिटी साइड लिखेंगे 7100 एंड मन का एसेट साइड लिखेंगे 11,400। सो देखिए बैलेंस शीट में दोनों का लिखा हुआ है। मोहन का लाइबिलिटी साइड 7100 और मन का करंट अकाउंट 11,400 बैलेंस शीट में एसेट साइड। फाइनली हम बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे और ये टोटल हमारा टैली हो जाना चाहिए। सो ये था आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 17। अब आप पूरा सम नोट डाउन कर लीजिए। पहले मैं यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट दे रहा हूँ, 5 सेकंड्स रुकूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा दिया हुआ है। अब है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मैं आपको थोड़ा सा ऐसा करके दे रहा हूं जैसे आप क्लियरली नोट डाउन कर पाओ। And finally balance sheet।
एंड आफ्टर बैलेंस शीट वर्किंग नोट्स। देखो ये पूरा सम है, कम से कम 6-7 पेज चलता है, 6 to 7 पेजेस लगेंगे आपको, और पूरा आपको एग्जाम में 25 मिनट में कंप्लीट करना होता है। सो यहाँ पर प्रैक्टिस चाहिए, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये है आपके वर्किंग नोट्स। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस फाइनल अकाउंट का एक एक सम करवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप देखिए एक सम को करने में कम से कम 1 आवर लग जाता है। 1 आवर कैसे? पहले पूरा नोट डाउन करना पड़ता है, फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक्सप्लेन करने का जो वीडियो है वो ही 30-40 मिनट का वीडियो बन जाता है। बट हम पूरे सम्स करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको इलस्ट्रेशंस भी प्रैक्टिस करने हैं। ये सम्स तो मैं करवा रहा हूँ, ये सेम सम आपको कर कर वापस मुझे भेजना है। मुझे पर्सनल नंबर पर भेजिएगा और व्हाट्सएप पे भेजिएगा। ये सम तो आपको करने ही है, साथ में इलस्ट्रेशंस भी करने हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 करवाऊँगा। सो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।